आज हम लोग 12वीं क्लास की फिजिक्स के लिए पढ़ाई शुरू करेंगे। तो 12वीं क्लास की शुरुआत अगर हम देखें तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि जब हम किसी ऐसे फिजिक्स के ब्रांच को पढ़ते हैं जिसमें हम चार्जेज इन रेस्ट को स्टडी करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इन चीजों को पढ़ सकते हैं ताकि आपको सबसे ज्यादा समझ में आए। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेहद कंसेप्चुअल है और चीजें हो सकता है कि आपको बहुत आसान लगे परंतु बहुत डीप कंसेप्ट इसमें पाए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सावधानी रखें और चीजों को बहुत ही बेसिक से पढ़ें। ऐसा नहीं कोई एडवांस चीज या कोई बड़ा सा फॉर्मूला या कोई बड़ा सा डेरिवेशन आपने शुरुआत में पढ़ लिया, उसके पीछे का जो स्टोरी लाइन है उसको आपने नहीं समझा तो फिर चीजें पूरी तरह से आपकी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेज इन रेस्ट। तो जब चार्जेज रेस्ट में होते हैं तो हम जब उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम उस फिजिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक नया सवाल आया कि आखिर चार्ज है क्या, ये क्या चीज है, क्योंकि हमने अभी से पहले इस प्रकार की कोई चीज डिटेल में नहीं पढ़ी है और नहीं हम ये जानते हैं कि चार्जेस के बारे में हमारे ह्यूमन काइंड के पास जानकारी कैसे है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइंस किताबों में लिखी जाने वाली चीजें नहीं है। साइंस जो है अपने आसपास की चीजों को उनके पूरे कंप्लीटनेस में स्टडी करने का एक प्रोसेस है और कंप्लीटनेस का मतलब हिस्ट्री भी होता है। आप चीजों को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह को देखें जहां से ये चीजें पहली बार हमारे पास आई और तब किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तब हमारे पास ये मॉडर्न जानकारी आई। तब अगर आप इन सब को समझेंगे, अगर आप पूरी जर्नी को समझेंगे तो आप मंजिल को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि चार्ज नाम का ये जो इशू है ये हमारे सामने कहां से आया। तो थोड़े से शब्दों में हम लोग जरा सा इसमें हल्का सा जरा पीछे जाएंगे अपने इतिहास के अंदर में और हम लोग ये कहेंगे कि सबसे पहला जो देखा जाता है तो करीब 600 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, ये कैसे ही मैं लिखूंगा, उसको आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस सुन लें। तो 600 इयर्स बिफोर क्राइस्ट में सबसे पहला आदमी जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसने चार्ज के बारे में समझा होगा उसको हम लोग थेल्स कहते हैं। आपने 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, ये वही है। तो थेल्स ने ये पाया कि जो जो जब वो जंगल जाते थे तो वहां पर जो पेड़ों के अंदर में जो लाख मिलती थी, जो एम्बर होता था, वो पाते थे कि जब उसको हम लोग वहां से निकाल करके और जब हम लोग उसको कपड़े पर रगड़ते हैं तो उस कपड़े पर रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे चीजों को कपड़े के टुकड़ों को और कागज के टुकड़ों को और छोटी पत्तों वगैरह को वो अट्रैक्ट करता था। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि उसको रगड़ने से, एम्बर को रगड़ने से वो छोटी छोटी चीजों को आपस में अट्रैक्ट करता है और उन्होंने ही, मुझे लगता है कि सबसे पहला डिस्क्रिप्शन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनन का थेल्स ने दिया था। धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते चले गए। थेल्स के बाद गिलबर्ट आए, फिर गिलबर्ट के बाद डूफे आए, डूफे के बाद कई लोग आए और फाइनली आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन सब लोगों ने अपने अपने ढंग से इस नॉलेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आज हम लोग इंडिविजुअली तो उतना जानने की जरूरत नहीं है हम लोगों को किसने क्या किया, लेकिन इन सबों का नाम लेते हुए हम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि जब हम यहाँ पहुंचे बेंजामिन फ्रैंकलिन तक तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ओवरऑल थोड़ा सोच समझ करके यह बताया कि ये जो चार्ज है ये एक प्रकार का फ्लूइड है। ध्यान दीजिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक फ्लूइड थियरी कही कि चार्ज एक प्रकार का फ्लूइड है, वो हर प्रकार के मटेरियल में फ्लूइड पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम चीजों को रगड़ते हैं तो ये फ्लूइड एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये फ्लूइड ये फ्लूइड उन्होंने कहा कि जब ये दूसरी बॉडी में चला जाता है तो वो वाली बॉडी जहां पे जाता है वो पॉजिटिव हो जाती है और जहां से निकल के जाता है वो निगेटिव हो जाती है। इस प्रकार से करके उन्होंने कुछ एक फ्लूइड थियरी टाइप की।
तो ये काफी रूडिमेंटरी थियरी थी, लेकिन ये काफी साइंटिफिक थियरी थी। तो अब हम लोग देखें कि इस पूरी कहानी के बाद धीरे धीरे ये हमारे पास और जानकारियां बढ़ती चली गई। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया, उसके पहले जीजी थॉमसन ने दिया, उसके बाद फिर बोर थियरी आई, और कई प्रकार से आज हम एटम के अंदर क्या है उनको जानते हैं। और आज हमारे पास चार्ज का जो एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे पास हो चुका है। तो आज हमें ये जानने की जरूरत है कि आज हम चार्जेस के बारे में क्या जानते हैं, इन सबों का कंट्रीब्यूशन और मॉडर्न साइंस का कंट्रीब्यूशन लेके हम लोग चार्ज के बारे में क्या जानते हैं। और जब हम लोग ये चीज जान लेंगे तो हम लोग शायद तय कर पाएंगे कि चार्ज को किस तरह से डिफाइन किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो इस पूरी जर्नी को अगर हम देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब है कि वो भीतर है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे चिड़िया के बच्चे हैं, उनके अंदर उड़ने की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो उनको थोड़ा सा मेहनत अगर करेंगे तो वो उड़ना सीख जाते हैं। तो उसी प्रकार से वो अंदर में इनबिल्ट है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वो मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती है, जैसे मास होता है, कलर होता है, डेंसिटी होती है, वॉल्यूम होता है। उसी प्रकार से चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ड्यू टू विच, जिसके चलते, इस प्रॉपर्टी के चलते मैटर, ये जो मटेरियल्स हैं, एग्जिबिट का मतलब होता है कि वो प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन, इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन और मैग्नेटिक फेनोमेनन जो भी हैं, चाहे आप छोटा सा ये हल्का फुल्का अट्रैक्शन से लेकर के बिजली और बत्ती या इलेक्ट्रॉनिक्स या जो मैग्नेटिज्म है और वो सारी चीजें जो कुछ भी हैं, वो सब फेनोमेनन इसके अंदर आ गए हैं। वेव्स और आपके मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, वो सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन में आते हैं। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते मैटर इन फेनोमेनन को एग्जिबिट करता है। ये एक काफी बंधा हुआ डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन काफी रहेगा। अब हम आगे बढ़े और ध्यान दें कि हमें उस पूरी जानकारी को एक्यूमुलेट करना है जो हमारे पास में है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आप 12वीं क्लास के हैं तो आपको बहुत ज्यादा डीप चीजों को नहीं ले जाना, क्योंकि जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा गहराई में जाएंगे। तो हम लोग आपकी एनसीईआरटी को एक साधारण तरीके से एनसीईआरटी पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दें हम लोग कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इस जगह पे, आप समझ गए अगर यहाँ तक की बातें, तो हम लोग पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज, और ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और इधर लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। चार्ज जैसे कि मास मैटर की प्रॉपर्टी है, जहां भी मैटर है वहां पर मास है, उसी प्रकार जहां भी मैटर है वहां पर चार्ज भी है उसके अंदर में। तो क्या चार्ज वही है जो मास है? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में सेम है, परंतु दोनों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में अलग अलग हैं। जैसे मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उस तरह से आप ध्यान दें कि मास, अब यहाँ पे जरा देख लें हम लोग, मास और चार्ज ये दो चीजें हैं, दोनों इंट्रिंसिक है, ये भी इंट्रिंसिक है, ये भी इंट्रिंसिक है। लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि जब आप मोशन में होते हैं और किसी चार्ज को देखते हैं तो वो चार्ज उतना ही नजर आता है। मोशन में होने से, ऑब्जर्वर के मोशन में होने से चार्ज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास के ऊपर फर्क पड़ता है। इस बात को आप ध्यान दें, और जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे तो थोड़ी सी इस बात की चर्चा करेंगे। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेरिएंट होता है, और ये चीज 12वीं क्लास में आपको आश्चर्य से भर देगी कि जब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखें आप, इस ऑब्जेक्ट का वजन 5 किलो है, राम यहाँ रुका हुआ है तो इसको 5 केजी देखता है, लेकिन मोहन अगर इसके बगल से खूब तेजी से निकले
तो इसको 5 केजी नहीं देखेगा, वो 5 केजी से ज्यादा देखेगा। और एक चलता हुआ आदमी किसी मास को देखता है इतना। ये है रेस्ट मास, यानी रुका हुआ आदमी उस मास को क्या देखता है, इसको हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। 1 माइनस v स्क्वायर का मतलब उस आदमी की वेलोसिटी या इस मास की वेलोसिटी, दोनों तो रिलेटिव होते हैं आप जानते हैं, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इस फॉर्मूले के हिसाब से मास जितना तेज चलेगा या ऑब्जर्वर जितना तेज चलेगा, मास उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए रेस्ट मास किसी भी चीज का फिक्स होता है, परंतु मास नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो आप हरगिज ये जवाब मत दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास ये है, नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। सामान्यतः आप इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो वाला मास बताते हैं, और उसको हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास कुछ भी हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m0 से लेके इनफिनाइट तक हो सकता है। जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट c के पास जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएगी, वैसे वैसे मास बढ़ता जाता है। मास बढ़ के इनफिनिट हो सकता है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सामने रखी हुई है, ये कलम है, अगर इसको मैं c स्पीड से फेंक दूं बाहर तो इसका मास इनफिनिटी हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज c की स्पीड से नहीं जा सकती, ये अलग बात है, ये रिलेटिविटी का इशू है जिस पे हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मास वेरिएंट है, चार्ज इनवेरिएंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, और उन दोनों टाइपों को कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहां पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव कौन हुआ, नेगेटिव कौन हुआ। अगर इस चीज को हम समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे कि चार्ज दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने पहली बार रंग देखे, तो उसको पहली बार बताना पड़ेगा ना कि लाल रंग कौन सा होता है और हरा रंग कौन सा होता है। मैं पेड़ का पत्ता दिखाऊंगा और कहूंगा देखो ये हरा कहते हैं, उधर से मैं गुलाब का फूल दिखाऊंगा और कहूंगा देखो इसको लाल कहते हैं। तो आगे से पेड़ के पत्ते से मिलता जुलता रंग जब होगा तो वो बच्चा उसको हरा बोलेगा। उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कन्वेंशन बने हुए हैं। उसमें बना हुआ है कि अगर सिल्क के साथ अगर हम ग्लास रॉड को रगड़ते हैं, सिल्क और ग्लास की रॉड को हम आपस में रगड़ते हैं, तो ग्लास रॉड पे जो भी चार्ज आता है उसको पॉजिटिव कहा जाएगा, और सिल्क पे जो भी चार्ज आता है उसको नेगेटिव कहा जाएगा। तो दुनिया के कोई भी चार्ज या तो इससे मैच कर जाएंगे, नहीं तो इससे मैच कर जाएंगे। अगर इससे मैच कर गए तो पॉजिटिव, अगर इससे मैच कर गए तो नेगेटिव। उसी प्रकार से चार्जेस दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव करने से फायदा ये भी है कि हम लोग चार्ज को जोड़ घटाव कर सकते हैं, और उसीलिए हम लोग चार्ज की अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसे आप चीजों को घटाते जोड़ते हैं, उसी तरह से आप चार्ज को भी जोड़ और घटा सकते हैं। जैसे 5 कूलम चार्ज, अब यहाँ कूलम पे आ जाइए। कूलम ये चार्ज की एसआई यूनिट है। तो 5 कूलम चार्ज प्लस -3 कूलम चार्ज, अगर आप इन दोनों को जोड़े तो एडिटिव प्रॉपर्टी में ये 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव लेने से एक और भी फायदा है कि हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो चार्जेस हैव एडिटिव प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथे में हम लोग देखें चार्ज एज एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एक एक पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, ये सभी पॉइंटों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये चीजें परीक्षा में रेयरली आती हैं, परंतु आपका एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बनाने में ये चीजें बहुत काम आती हैं। तो सबसे पहले हम हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है। ये क्या चीज है भाई। तो कंजर्व्ड होने का मतलब है संरक्षित होना, बचा होना। ये प्रकृति के अंदर में बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा। जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलग से होती है। तो उसी तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन है, मोमेंटम का कंजर्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, तो ये भी एक कंजर्वेशन है। चार्ज कंजर्वेशन होता है। क्या मास भी कंजर्व होता है। ध्यान दें, शुरू में ऐसा लगता था कि मास कंजर्व है। आपने केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ा भी होगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है
तो रिएक्शन के दाहिनी तरफ का मास और रिएक्शन के बाईं तरफ का मास, दोनों मासेस आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे हम और डीप जाते गए और जब हमने ये देखा, जब न्यूक्लियस के लेवल पे हम चले गए, तो हमने पाया कि मास जो है कंजर्व्ड नहीं है, असल में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास एनर्जी टोटल मिलाकर कंजर्व्ड है, इसलिए आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बोलते, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ज की जहां तक बात आती है, चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज कंजर्व का मतलब है, यहाँ पे हम कहेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिस सिस्टम को कोई टच ना करे, बाहर से कुछ आवे नहीं, सिस्टम से कुछ जाए नहीं, तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। ये आइसोलेटेड सिस्टम बोलिएगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर एक 4 कूलम का एक पत्थर है, इसको अचानक से तोड़ दिया जाए तो ये 2 टुकड़े में टूट गया। इस पर -6 कूलम चार्ज है, तो इस पे कितना चार्ज है? अब भाई 4 कूलम का है तो अपने से टूट गया, हमने तो कुछ किया नहीं, तो इस पे -6 कूलम चार्ज है, तो इस पे कितना होगा? टोटल चार्ज कहीं नहीं जाएगा। अगर ये -6 है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10 कूलम, ताकि 10 और -6 मिला कितना हो जाए? 4। ये जो सिस्टम है इसको हम कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज कहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं होता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिएक्शन है, कोई प्रोसेस है जिसमें कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज बदल जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये हमेशा फॉलो होता है? बिल्कुल। अब इसमें एक तो एग्जांपल पे आप गौर करेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड वाले में, जो आपकी किताब के अंदर में दिए रहते हैं। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0 और चार्ज होता है -1। ध्यान दीजिए, मास और चार्ज, मास 0 मानते हैं क्योंकि इतना कम है। और एक होता है पॉजिट्रॉन, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये -1 और ये चार्ज हो गया +1। ध्यान दीजिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? नीचे 0 है, ऊपर भी 0 है, तो ये कौन सी चीज है जो 0 मास और 0 चार्ज, 0 मास और 0 चार्ज वाली चीजों को हम लोग गामा कहते हैं। गामा पार्टिकल्स कह सकते हैं, गामा रेज भी कह सकते हैं, वो अलग डिस्कशन की बात है। तो यहाँ पे बनता है गामा पार्टिकल और एक और गामा पार्टिकल, गामा फोटोन कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से गायब कर देते हैं और गामा बना देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है नाश हो जाना, सर्वनाश हो जाना। देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों का नाश हो गया ना, खत्म हो गए, गायब ही हो गए पूरे। उसी तरह से एक और प्रोसेस है जो कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर भी आपको ध्यान देना है, एक गामा जिसके अंदर काफी एनर्जी हो, उसका नियम है, एक एनर्जेटिक गामा जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। देखिए, इस प्रोसेस का उल्टा है वो। तो एनिहिलेशन प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये दोनों सिर्फ एग्जांपल है चार्ज कंजर्वेशन के। दुनिया का कोई भी रिएक्शन लिख दीजिएगा, कोई भी प्रोसेस लिख दीजिएगा, चार्ज कंजर्व होगा ही होगा। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ए रियलिटी। तो आगे बढ़े, तो चार्ज इज कंजर्व्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि चार्ज में क्या और प्रॉपर्टीज होती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये एक बड़ा इश्यू है। चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब शुरू शुरू में ये बातें आएंगी कि क्वांटाइज्ड क्या चीज है, क्योंकि पहली बार हम इस तरह की बातें सुन रहे हैं। तो क्वांटाइज्ड होना, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड होना, ये प्रोसेस है। इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहला तो ये जो चीज है छोटे छोटे पीसेस में आती है, कम्स इनटू पीसेस। क्वांटाइजेशन में दो कंडीशंस हैं। एक तो वो चीज जो है वो पीसेस में आनी चाहिए, मतलब जो सबसे छोटा पीस है अब उससे छोटा पीस नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं कम्स इन पीसेस। एंड
all possible values are made by that pieces. एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, चाहिए बाजार से कुरकुरे खरीद लाइए, कुरकुरे आप लोगों को बहुत पसंद है, कुरकुरे या चिप्स या लेज वगैरह मिलता है, तो आप लेज को बाजार से कैसे खरीदते हैं? वो तो पैकेट में मिलता है, एक पैकेट 5 रुपए का मिला, फिर एक और पैकेट 5 रुपए का मिला, मतलब आप चाहे तो बहुत सारे लेज खरीद सकते हैं, लेकिन वो 5-5 के पैकेट ही लेने होंगे, तो 5-5 के पैकेट में ही लेज उपलब्ध है या 10-10 के पैकेट में लेज उपलब्ध है। लेज अचानक से जाके कुछ भी कहेंगे कि मुझे 1.5 किलो लेज चाहिए या इतने गिन के चिप्स चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है, आपको गिन के मिलेंगे। तो ठीक से सोचिए, क्या लेज चिप्स पैकेट में उपलब्ध है? सिर्फ पैकेट में उपलब्ध है? हाँ। क्या लेज के कोई भी वैल्यू जो मार्केट में अवेलेबल है वो इसके मल्टीपल है, पीसेस के मल्टीपल है? तो हाँ, अगर एक पैकेट उपलब्ध है तो आप 100 पैकेट ले सकते हैं, 150 पैकेट ले सकते हैं, लेकिन आप 150 और आधा पैकेट नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब है कि क्वांटाइजेशन के अंदर जो शर्त है वो यही है कि छोटे छोटे पीसेस हो और कोई भी अमाउंट उसी पीस का बना हो। अब जैसे आपके लाइफ में एग्जांपल याद रख लीजिए, जैसे चीनी, वाटर के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए बहुत आसान है। वाटर, वाटर है H2O 16 और ये हो गया 2, कुल मिला के 18 AMU होता है। आप समझते हैं, वाटर का मास 18 AMU होता है एक मॉलिक्यूल। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप 18 AMU से कम अमाउंट ऑफ वाटर ला सकते हैं मेरे लिए? उसका जवाब है नहीं ला सकते। 18 AMU से कम वजन का वाटर नहीं मिलेगा, और जो भी वाटर मिलेगा वो इस 18 AMU का मल्टीपल ही होगा। मतलब आप 1 मॉलिक्यूल वाटर ले सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 5 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 5 करोड़ मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 10 मिलियन बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल ले सकते हैं, लेकिन किसी मॉलिक्यूल को आधा नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का क्वांटाइजेशन है। तो क्या पानी क्वांटाइज्ड है जो हम पीते हैं? हाँ, पानी क्वांटाइज्ड है। आप पानी पीते हैं, परंतु पानी जितना भी पीते होंगे वो 18 AMU का मल्टीपल ही पीते होंगे। तो फिर आप सोचेंगे तो बोले मेरे तो पता भी नहीं चलता, पता नहीं मैं कितना पानी पी जाता हूँ। आप इसलिए फील नहीं करते हैं पानी के क्वांटाइजेशन को, क्योंकि ये बेहद छोटा क्वांटा है, बहुत छोटा है, पता नहीं चलता। अगर 5,000 क्वांटा कम ज्यादा मुंह में चले गए तो पता भी नहीं चलता। तो जितना क्वांटा छोटा होता है, ये सबसे छोटा वाला अमाउंट जितना कम होगा उतना ही आप उसको फील नहीं करेंगे। अब जैसे ये मकान है, किस चीज का बना है? तो ईंट से बना है। ईंटें हैं यहाँ पे 10 ईंटें, 20 ईंटें, 50 ईंटें, 100 ईंटें, 1000 ईंटें, लेकिन ईंट एक बड़ा क्वांटा है, हम लोग फील कर सकते हैं उस ईंट को, लेकिन मॉलिक्यूल्स को फील नहीं कर सकते। उसी तरह से चार्ज जो क्वांटाइज्ड है उस बारे में भी हमारे assumption यही है, और इस चीज को हम कंफर्म मान सकते हैं कि चार्ज जो है, चार्ज इट occurs in a small charge occurs in small pieces, small quantum में आता है। लेकिन ये क्वांटा कितना होता है? तो एक रॉबर्ट मिलिकन थे जिन्होंने इस चीज को स्टडी किया था, जिनका जो एक्सपेरिमेंट है वो वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, और रॉबर्ट मिलिकन का एक्सपेरिमेंट पहले सिलेबस में था, मुझे पता नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने तेल की बूंदें ली थी, उनके ऊपर चार्जेस डाले थे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नीचे जा रहे थे और एक दूरबीन से वो उन तेल के बूंदों को देखते थे, और उसको 12वीं क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे उन चीजों को तो देखेंगे। तो रॉबर्ट मिलिकन के हिसाब से चार्जेस जो तेल की बूंदों पे थे, उन्होंने पाया कि ऑलवेज वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम के मल्टीपल ही थे। उन्होंने बहुत बार रीडिंग ली, उन्होंने जब भी रीडिंग ली तो उन्होंने पाया कि जो चार्ज है तेल की छोटी छोटी बूंदों पर, वो इसका मल्टीपल ही है। या तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होगा, नहीं तो इसका मल्टीपल यानी कि 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम होगा, नहीं तो 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम होगा, नहीं तो 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम होगा, नहीं। यानी कि क्या 7 into 10 to the power minus 19 कूलम पॉसिबल है? क्या ये इसका मल्टीपल है? नहीं है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब है कि दुनिया के सारे चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्वांटम बेहद छोटा है, इतना छोटा है कि बहुत थोड़ा सा अगर चार्ज एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्वांटम ही पूरी हो जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि चार्ज का क्वांटम होता है और ये चार्ज का क्वांटम है। बाद में रॉबर्ट मिल्टन के एक्सपेरिमेंट के बाद में हमें ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आज हम लोग ये भी जानते हैं कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, करीब करीब 200 सवा 200 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। उनके अंदर में जो सबसे प्रमुख है वो है प्रोटॉन, भीतर बैठे रहते हैं, और उसी तरह से न्यूट्रॉन भी भीतर बैठे रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस तरह से वो घूमते रहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है इनका चार्ज नहीं है, ये जो प्रोटॉन है इनका चार्ज होता है 1.10 टू द पावर माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और ये जो घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका होता है -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके हम समझ सकते हैं कि एटम के अंदर चार्ज जो पाया जाता है और जो फेनोमेनन देखते हैं उस फेनोमेनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि प्रोटॉन कभी बाहर नहीं जाते, इसलिए हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज घट गया। पॉजिटिव चार्ज नहीं घटता, वो जितना है उतना ही बना रहता है। निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ही अंदर आते हैं। इसलिए हम लोगों को आपसी बातचीत में ये थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, उनके जाने से चीजें पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनों के आने से चीजें निगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। बाद में आइए, अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम है वो है, जो चार्ज है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम निगेटिव है। बाद में जब चीजें और हमने स्टडी की तो उसको पाया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन मत कर दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये पाया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम कह सकते हैं क्वार्क। क्वार्क और भी छोटे होते हैं और क्वार्क भी दूसरे क्वार्क के साथ कनेक्ट होते हैं एक दूसरे पार्टिकल से जिनको हम कहते हैं ग्लूऑन। ये जो क्वार्क हैं ये सब पार्टिकल में आ गया, मतलब पार्टिकल से भी छोटे सब पार्टिकल है। और क्वार्क्स जो आते हैं 6 प्रकार के आते हैं। पहला क्वार्क है अप, दूसरा है डाउन, तीसरा है स्ट्रेंज, चौथा है चार्म्ड, पांचवा है बॉटम, छठा है टॉप। तो ध्यान दीजिए कि ये इतने प्रकार के जो ये टाइप्स हैं इनको हम कहते हैं कि क्वार्क के कलर्स हैं। और ये अप डाउन स्ट्रेंज चार्ज बॉटम टॉप ये बहुत आसान है कि इसमें कितना चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जो अच्छा लगता है उन सबों में चार्ज होता है +2/3e। जैसे अप तो बहुत अच्छी चीज है, इसका चार्ज होता है +2/3e, और e कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को e कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे ख्याल से जब आप 1 साल पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्मॉल e से भी नोट करते हैं। तो अप वाला जो क्वार्क है उसका चार्ज हो गया 2/3e, डाउन वाला तो डाउन तो वो बुरी बात है, इसलिए -1/3e चार्ज होता है डाउन का। स्ट्रेंज, क्या आप स्ट्रेंज होना चाहेंगे, विचित्र होना चाहेंगे, हम तो होना नहीं चाहेंगे, इसलिए स्ट्रेंज वाला भी -3e 1/3e माइनस। चार्म्ड, हाँ चार्मिंग होना बहुत अच्छी चीज है, इसलिए हम ये +2/3e होता है। बॉटम पे कौन जाना चाहता है, ये फिर से 1/3 माइनस होता है, और टॉप पे तो हम रहना चाहते हैं इसलिए +2/3e। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं कि चार्ज जो होते हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं,
वो सब पार्टिकल्स के बनते हैं जिनको क्वार्क कहते हैं। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं जिनके चार्ज ऐसे होते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि न्यूट्रॉन कैसे बना होगा, तो न्यूट्रॉन बनता है 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से। चेक कर लीजिए, 2 डाउन -1/3e, फिर -1/3e और ये +2/3e। देख लीजिए 0 आ गया। इसलिए न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप क्वार्क का बना है। उसी तरह से प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क का बना है। 2 अप को जोड़ लीजिए, 2/3e, 2/3e एंड -1/3e, और जब उसको टोटल करेंगे तो आपको आ जाएगा e। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन एक डीप कंसेप्ट हो गया है। क्वांटाइजेशन ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें जो मिल रही हैं अभी नेचर के अंदर में करीब करीब वो सभी क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज का ये क्वांटा है, लेकिन और डिटेल में जाए तो ये छोटे छोटे क्वांटम मिलते हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि क्या हम कहें कि ये वाला क्वांटा है, डाउन वाला ये जो क्वार्क है तो बहुत कम हो गया। नहीं, दिक्कत ये है इन क्वार्कों के साथ, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये फ्री मिलते ही नहीं है। इसलिए अभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज का क्वांटम क्या होगा तो यही होगा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। और क्वार्क मान लीजिए कि भविष्य में हमें ऐसा पता भी लगा कि ये मिलना लगा, तब भी चार्ज क्वांटाइज्ड है ये सच्चाई तो नहीं बनेगी, इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। हो गया। और अगली बात आई कि चार्ज क्वांटाइज्ड है तो क्या मास भी क्वांटाइज्ड है? मास का क्वांटा अभी तक पता नहीं चला, हो सकता है कि बाद में मिल जाए। जब मिल जाएगा तो फिर जो टीचर्स होंगे वो समझाना शुरू कर देंगे कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मास भी क्वांटाइज्ड है। तो इस तरह से अभी जो ये हम लोगों ने थोड़ी देर का जो डिस्कशन लिया है, उस डिस्कशन से पता चलता है कि चार्ज एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, जिसके बारे में हम डीप कंसेप्ट्स लेंगे। चार्ज का एक छोटा सा परिचय हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या है, चार्ज कहाँ से आया, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, है ना, और इस प्रकार से चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एनसीईआरटी के हिसाब से इस बात को गौर कीजिएगा। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास के जैसा। अब उसमें क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे समझाई थी। उधर से 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, क्या मतलब है? चार्ज कंजर्व्ड है, क्या मतलब है? चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका क्या मतलब है? और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको चार्ज के बारे में जाननी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक परिचय प्राप्त किया चार्ज का। अब हम लोग अपने सिलेबस का मैथमेटिकल पार्ट शुरू करें। मैथमेटिकल पार्ट से मतलब है कि जो बिना मैथमेटिक्स के जो एक जिसको कह सकते हैं कि आसान सी चीज जो होती है वो आपने पूरी करनी। तो अब जरूरी है कि हम लोग इक्वेशंस पर आए, और इक्वेशंस पे आने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो होगी कूलम्ब्स लॉ। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक्चुअल चीजें शुरू होती हैं जब आपको ज्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ कोई 1700 समथिंग में ही हुआ था। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने की काफी ज्यादा स्टडी किया था चार्जेस को, और उन्होंने उसी दौरान ये लॉ दिया था। ध्यान दीजिएगा कि ये फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ के प्रूफ नहीं दिए जाते, मतलब ये कोई नहीं कर सकता आपको कि आप कूलम लॉ प्रूव करें, नहीं, प्रूफ है, आप कूलम लॉ को गलत साबित नहीं कर सकते, इसलिए वो सही है। तो कूलम लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, यू हैव जस्ट टू स्टेट इट। तो कूलम का जो लॉ है ये किस बारे में है? सबसे पहले आप ध्यान दें कि जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो आप अपने मन में पूछें कि ये लॉ किस चीज के बारे में बताता है और ये कब कब अप्लाई नहीं करना है। ये चीज भी बहुत जरूरी है, कब कब लॉ अप्लाई करना है, कब कब लॉ अप्लाई नहीं करना है, ये सब चीजों पर भी गौर करना जरूरी होता है। तो याद रखिए कूलम लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। वो छोटे छोटे चार्जेज के लिए बना हुआ है, ये नहीं कि बड़े चार्ज एक बड़ा पत्थर ले लिया और उसके ऊपर कूलम लॉ नहीं लगेगा। इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज एंड स्फेरिकल चार्जेज, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्जेस, मतलब स्फेरिकल हो बट स्फीयर के जैसा उनका बनावट भी हो, तो ऐसे में आप कूलम लॉ लगा सकते हैं। अगर आप वो नहीं है तो फिर आप कूलम लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, घुमा फिरा के लगाना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ध्यान देना हम लोगों को कि कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के बारे में बताता है। तो आखिर कहता क्या है? याद रखिए कूलम लॉ कहता है फोर्सेस बिटवीन चार्जेस के बारे में,
मतलब दो चार्ज जब रखे जाएंगे दुनिया में कहीं भी, दो जगह पे, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ, तो ये दोनों चार्ज आपस में कितना फोर्स लगाएंगे, इस बारे में कूलम का नियम आपको कहता है। अब आगे बढ़ेंगे कि भाई क्या कहता है। कहता है ये कूलम का नियम कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हो, हम लोग सिर्फ ऐसा यूनिट में बात करेंगे, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हो और उनके बीच का डिस्टेंस R हो, तो कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज Q1 and Q2 placed at a distance R H, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा चार्जेज के। जितने चार्ज उतना फोर्स, तो कॉमन सेंस की बात है, जितनी चीनी उतना मीठा, इसलिए जितने चार्ज उतना फोर्स। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम लोग कूलम लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, जिसमें कि फोर्स 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इसको अगर हम देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डिपेंड ऑन प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो इसको अगर हम इस चीज को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ध्यान देंगे कि ये सब SI यूनिट में है और K का वैल्यू SI यूनिट में है 9 × 10⁹ nm स्क्वायर C-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 K का वैल्यू है। बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा K का वैल्यू है, आप देख सकते हैं। न्यूटन का एक और नियम था ग्रेविटेशन का, आपको याद होगा, G(m1m2/r²), ये न्यूटन का था। तो यहाँ पे देखिए ये भी फंडामेंटल लॉ है, ये भी वैलिड फॉर पॉइंट मासेस है, ये जो फोर्स बिटवीन मासेस बताता है। लेकिन यहाँ पे G का वैल्यू था 6.6 × 10⁻11 nm स्क्वायर kg-2। आप देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। ये 9 × 10⁹ है, ये 6.67 × 10⁻11 है, ये nm स्क्वायर kg-2 है, ये nm स्क्वायर कूलम -2 है। और जो बेसिक बात यहाँ पर पता लग रही है, इसका आप वैल्यू देखिए 10⁻11 है और यहाँ पे वैल्यू देखिए ये 10⁹ है, इसीलिए ये फोर्स बेहद कमजोर फोर्स है। इस G के चलते ये कमजोर हो जाता है और ये वाला जो फोर्स है बेहद मजबूत फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ये हो गया हमारा K का वैल्यू 9 × 10⁹ nm स्क्वायर C-2 इन वैक्यूम। जब कुछ नहीं होगा तो अगर आप मीडियम बदलेंगे तो इस K का वैल्यू बदल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आप K का वैल्यू लिखें तो आप बताएंगे आपने इसको वैक्यूम के लिए लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जरा सा इस K के वैल्यू पे ध्यान दें। अभी हम लोग कूलम लॉ की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो फिर से फोर्स का फार्मूला हो गया K या 9 × 10⁹ nm स्क्वायर कूलम -2 Q1 Q2/r² इन वैक्यूम। अब यहाँ पे जरा से गौर कीजिए, इस जगह पे कहते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बार बार एक टर्म आता है 4π। कभी 4π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कभी 4π से भाग लग जाएगा, कभी 2π आ जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। इसलिए हम उस 2π या 4π को कंपेंसेट करने के लिए हम इस 9 × 10⁹ को एक अलग तरीके से लिखते हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई साइंटिफिक बात नहीं है। 9 × 10⁹ को आप लिख सकते हैं 1/4π × 8.85 × 10⁻12 n-1 m-2 c2। इसको इतना लिख सकते हैं। अगर ये वैक्यूम के लिए है तो ये भी वैक्यूम के लिए, आइए लिख देते हैं। तो F का फॉर्मूला हो गया 1/4π
into 8.85 into 10 to the power minus 12 n minus 1 m minus 2 c2 q1 q2 by r स्क्वायर, ये होगा इन वैक्यूम। इसे सुविधा होगी, आप ये ना समझे कि मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। ये जो चीज आई है, ये इसको हम कहते हैं वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, इसमें नॉट लगाते हैं वैक्यूम के लिए, इसका नाम है इप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कह सकते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम की परमिटिविटी होगी तो इप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, और किसी अन्य मीडियम की परमिटिविटी होगी तो इप्सिलॉन लिखा जाएगा, पर दोनों में ही अंतर है। अब आइए उस इप्सिलॉन नॉट को हम लोग सिंबल वाइज लिखते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन q1 q2 by r स्क्वायर। ये इप्सिलॉन क्या हुआ? ये हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब नहीं लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होगी तो ये लिखेंगे, और वैक्यूम होगा तो सिर्फ ये लिखेंगे, और इसका वैल्यू फिक्स है 8.85 into 10 to the power minus 12 n minus 1 m minus 2 c2। k का उल्टा होता है परमिटिविटी का डायमेंशन और यूनिट। अब यहाँ पे आइए, परमिटिविटी ऑफ किसी भी मीडियम को हम कहते हैं इप्सिलॉन। अब आगे बढ़ेंगे हम जरा सा और देखेंगे कि दूसरे मीडियम की परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, इस पर विचार करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगर हमारे पास वैक्यूम है तो ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको यूज कर लीजिए। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है, जैसे कि पानी है, ग्लास है, इस प्रकार की चीजें हैं, तो ये यूज करेंगे इप्सिलॉन। इप्सिलॉन को गौर करिए, दुनिया के सारे मीडियम्स के इप्सिलॉन, ध्यान दीजिएगा, ऑल मीडियम्स का परमिटिविटी, दुनिया के सारे मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा ही है, वैक्यूम के इप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है। और वैक्यूम से कम किसी की भी परमिटिविटी नहीं है, सबसे कम वैक्यूम ही है। इसलिए याद रखिए, वैक्यूम के लिए परमिटिविटी हो गई 8.85 into 10 to the power minus 12 यूनिट्स, ये यूनिट है ये वाली। ग्लास की परमिटिविटी हो गई, अब मैं इप्सिलॉन लिख रहा हूं, करीब करीब इसको देखें तो 50 into 10 to the power minus 12 यूनिट है। मैं ये लमसम कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई कहे तो वाटर की जो परमिटिविटी है वो कोई 70 के आसपास है, into 10 to the power minus 12 यूनिट्स। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, इस बात पे गौर कीजिएगा, इसी आसपास में। तो आप देख सकते हैं कि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम है, इसके बाद ग्लास की परमिटिविटी थोड़ी ज्यादा मिली, वाटर की परमिटिविटी मिली, फिर और दूसरे दुनिया के सारे मटेरियल्स में सबकी परमिटिविटी ज्यादा ही है। तो क्या हम इन सारी परमिटिविटीज को रटें? नहीं, हम लोग इतनी सारी परमिटिविटीज को याद न रख के हम लोग ये याद रखें कि इनकी परमिटिविटी इसकी परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है। जैसे ग्लास की परमिटिविटी हुई इतनी, आप ये याद रखें कि ये इससे 6 गुना ज्यादा है। ये तो आसानी से याद रहेगा ना कि ग्लास की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से 6 गुना ज्यादा है। उसी तरह से ये याद रखिए कि वाटर की परमिटिविटी इसकी परमिटिविटी से करीब करीब 81 गुना ज्यादा है, ये करीब करीब 700 के आसपास है, मैं गलती हो गई थी, तो 81 गुना ज्यादा है। तो आगे से इन सारे वैल्यूज को याद न रख के हम लोग लिखेंगे कितना गुना ज्यादा है। जैसे हमने एक नया मटेरियल बनाया जिसकी परमिटिविटी इसकी परमिटिविटी से 20 गुना ज्यादा है, तो हम लिखेंगे उस नए मीडियम का इप्सिलॉन बराबर 20 गुना दिस। तो किसी भी मीडियम का इप्सिलॉन वैक्यूम के इप्सिलॉन से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम होता है इप्सिलॉन आर। ग्लास का इप्सिलॉन आर क्या है? 6। वाटर का इप्सिलॉन आर क्या है? 81। उस तरह से मेटल का इप्सिलॉन आर क्या है? बहुत ज्यादा, मेटल्स के इप्सिलॉन आर बहुत ज्यादा। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि इप्सिलॉन का वैल्यू होता है इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला पता चला। इप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम इज few times more than the epsilon of a medium।
हाउ मेनी टाइम्स मोर, दैट टर्म इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। तो चलिए यहाँ पे बदल देते हैं, एफ का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 q2 by r स्क्वायर फॉर एनी मीडियम। यहाँ पे आके हम लोग चीजों को आगे पढ़ना रोक देंगे और यहाँ पे देखेंगे चीजों को थोड़ा सा इसके रिवीजन पे भी चले जाए, हल्के फुल्के एक तो सवाल भी यहाँ पे कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूले आपको याद रहे। सबसे पहला सवाल अगर देखें तो यहीं पर देखते हैं, क्वेश्चन होगा द एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम इज 7, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। अब ये क्या बात हुई कि एप्सिलॉन आर 7 है तो उसकी परमिटिविटी क्या है। तो भाई किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कुछ गुना ज्यादा होती है। तो परमिटिविटी वैक्यूम से एप्सिलॉन आर का रहा है 7 है, तो एप्सिलॉन 0 से गुना कर दीजिए 8.85 into 10 to the power minus 12 यूनिट्स इसकी एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी। आसान हो गया। दूसरी बात, क्वेश्चन है कि इस परमिटिविटी का मतलब क्या निकला। फिर अब हम लोग यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। परमिटिविटी का मतलब आप देख लीजिए, आप फार्मूले को देखेंगे, फार्मूले को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि जितना एप्सिलॉन आर होगा उतना ही फोर्स कम होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मिला के, या यहाँ भी देख लीजिए, जितना फोर्स कम होगा उतना एप्सिलॉन ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि किसी कोई जो मीडियम होता है उस मीडियम में चार्जेस रखे होते हैं, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है और इस फोर्स का विरोध वो मीडियम करता है। याद रखिएगा, मीडियम विरोध करता है और वो मीडियम जितना ज्यादा अपोज कर लेता है उतना ज्यादा एप्सिलॉन का होता है। इसलिए जितना ज्यादा एप्सिलॉन, जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना ही कम दो चार्जेस के बीच का फोर्स होगा। इसलिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि ये पर्टिकुलर मीडियम दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कितना गुना कम कर देता है। तो मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने चार्ज का एक उसका हिस्ट्री पढ़ा, चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े और उनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की। क्वांटाइजेशन क्या है, इनवेरियंस क्या है, या इस प्रकार की अन्य बातें जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। और इसके बाद हम लोगों ने कूलम लॉ की थियरी यहाँ पर पढ़ी। अगले क्लास में आपको कूलम लॉ के अंदर थोड़े ज्यादा डेप्थ में हम लोग जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।